इस्लामाबाद बातचीत विफल होने पर ईरान की तरफ से भी बयान सामने आया है। अमेरिका ने बहुत ज्यादा मांगे रखी थी। इस्लामाबाद वार्ता जो विफल हुई है उस पर ईरान का रुख भी अब सामने आया है। ये कहा गया है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा मांगे अमेरिका की तरफ से रखी गई थी। प्रेस टीवी के हवाले से खबर फिलहाल सामने आ रही है जिसमें ये कहा जा रहा है। अनुमान आप भी बने रहिए हमारे साथ, लेकिन जॉन हुसैन जो हमारे साथ तेहरान से जुड़े हुए उनके पास में आऊंगी। यहाँ पर ईरान की तरफ से जो रुख आ रहा है हुसैन साहब, वो ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा डिमांड्स अमेरिका की तरफ से की गई थी, लेकिन जेडी वेंस यहाँ पर साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि हमारी रेड लाइन्स जो थी वो साफ थी, हमने पहले स्पेसिफिक किया हुआ था कि ये हमारी डिमांड्स हैं। देखिए, उनकी रेड लाइन्स तो शिफ्ट हुई हैं। सो फर्स्ट ट्रम्प का ट्वीट था, जो पोस्ट था उसका अपना पेज के ऊपर, हाँ। वो ये था कि 10 पॉइंट फ्रेमवर्क के ऊपर हम काम करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे उसने कहा कि रिकंस्ट्रक्शन ईरान स्टार्ट कर दे, वी विल टेक ईरान इनटू द गोल्डन एज। बट देन कैरोलिन लिविट आती है और वो कहती है कि जी यहाँ पे डस्टबिन में डाल दिया ट्रम्प ने वो 10 पॉइंट प्लान। एंड अगेन लेबनान पॉइंट वाज नेवर एन इशू, क्योंकि लेबनान के ऊपर तो ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी ट्वीट किया था और अग्रीड बात थी, अमेरिकन की तरफ से कन्वे किया गया था कि लेबनान विल बी अ पार्ट ऑफ द डील इंक्लूसिव ऑफ ऑल ऑफ द अदर रेजिस्टेंस ग्रुप्स। तो यहाँ पे जो उनकी डिमांड्स हैं वो एग्जैक्टली क्या थी वो तो वैंस ने भी नहीं बताई, जबकि ईरानियंस ने बता दिया था क्लियरली कि उनकी डिमांड्स क्या थी। और रेड लाइन्स की जो वो जिक्र करते हैं, जो बात करते हैं, दे वर शिफ्टिंग बैक एंड फोर्थ ऑल ऑफ द टाइम। सो यहाँ पे नजर ये आता है कि दे नेवर हैड, उनकी कोई गुड फेथ नेगोशिएशन की जो वो थी नहीं, जबकि यहाँ पे ईरानियों ने अपनी जो टर्म्स थी उनको क्लियर रखा होता और उसके ऊपर अग्रीमेंट भी शो हुआ अमेरिकन साइड से। देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की जो बात है कि उनकी नेवल प्रेजेंस स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में होनी चाहिए, दिस इज समथिंग दैट इज अनएक्सेप्टेबल टू द ईरानियंस एवर, क्योंकि ये बात ना इंटरनेशनल लॉ के कॉन्टेक्स्ट में समझ में आती है। यूएनसीएलओएस का ट्रीटी रेटिफाई वैसे भी नहीं किया हुआ यूएस ने, ना ईरान ने किया हुआ है। कस्टमरी लॉ के हिसाब से भी ओमान और ईरान होल्ड द कंट्रोल ऑफ द स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ अकॉर्डिंग टू देयर मैरिटाइम बाउंड्रीज। तो इसके अंदर जो बात होती है, ईरान के पास एक ही ट्रम्प कार्ड है कि बाद में जाके अटैक यूएस ना कर पाए, और वो यही है कि ईरान और ओमान मिलकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो चोक पॉइंट है जो मैरिटाइम बाउंड्रीज में आता है उसको कंट्रोल करें। और अगर यूएस इन मैरिटाइम बाउंड्रीज के अंदर आ जाता है तो वहां पे कभी भी कल को, आज अगर सीज फायर हो भी जाती है तो कल को यूनाइटेड स्टेट्स कभी भी अटैक कर सकता है ईरान के ऊपर, और एक ही चीज जो ईरान होल्ड कर सकता है उसको भी ईरान के हाथ से धोना पड़ेगा। तो दैट इज द इशू व्हेन ईरान टॉक्स अबाउट इट, दे वर क्लियर फ्रॉम द डे वन कि क्या होने वाला है, और मैंने आपको बयान ही बता दिया था पहले। ठीक है नौमान, आपसे समझना चाहेंगे कि शर्तें जो अब ईरान कह रहा है कि ज्यादा शर्तें अमेरिका की तरफ से रख दी गई थी, क्या ये शर्तें थी जो ईरान को ज्यादा लगी और जिस पर सहमति नहीं बन पाई? इसके बारे में तो डिटेल्स नहीं बताई गई, लेकिन एक प्रेशर जरूर है, क्योंकि हमें खबरें आ रही है कि आज माइट भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ सऊदी अरेबिया का विजिट करने लगे हैं। अर्जेंट उनका विजिट है, आज वो फ्लाई करेंगे सऊदी अरेबिया, सऊदी जो है लीडरशिप से बात करेंगे। तो मेनली तो जो है अब जो उन्होंने जो ट्रम्प की तरफ से जो चीजें दी गई थी उन पर उन्होंने एग्री नहीं किया, और यही था कि ईरान को वो मैक्सिमम अकोमोडेट नहीं कर सके, ईरान पर वो कंट्रोल चाह रहे हैं, लेकिन ईरान जो था वो प्री वॉर कंडीशन जो है वो चाह रहा था, उसकी कंपनसेशन की जाए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर उसके कंट्रोल को माना जाए, और इस तरह जो है अमेरिका ब्रॉडर लेवल पर वो जो मुतालबा कर रहे थे कि बेसेस खाली करे, तो वो तो नहीं पॉसिबल हो सका। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, मेजर जनरल संजय मैस्टन सर भी जुड़ गए हैं, प्रभु दयाल सर भी बने हुए, प्रदीप दत्ता भी मेरे साथ हैं जो तेल अवीव से बने हुए हैं। प्रभु दयाल सर, अब आपके पास में अगर आऊं यहाँ पर, तो जब बातचीत की टेबल पर ईरान आ रहा था तो एक विश्वास जिसे कहते हैं भरोसा उसे पहले ही नहीं था, और ये बात ईरानियन की तरफ से कही भी गई थी कि हम आ तो रहे हैं लेकिन हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं है। तो क्या ये लग रहा था कि शायद सहमति नहीं बन पाएगी, इसके ज्यादा चांसेस थे? देखिए, भरोसा ना होने की कई वजह है जी। आपको याद होगा कि पिछले साल जून में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही थी, और बातचीत के दौरान ही अमेरिका ने अटैक कर दिया था इजराइल के साथ मिलकर ईरान पे। तो विश्वास तो तब से ही खत्म हो गया था। उसके बाद इस साल भी बातचीत चल रही थी न्यूक्लियर इशू पे। ओमान फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि बातचीत अच्छी हुई है और चांसेस अच्छे हैं कि किसी ना किसी तरह से एग्रीमेंट होगा। तो जब इतनी बातचीत हो रही थी और कुछ कुछ नतीजे आ रहे थे, फिर भी अमेरिका और इजराइल ने एकदम से अटैक कर दिया 28 फरवरी को। तो अगर ईरान कहता है कि उसको बिल्कुल एतबार नहीं है अमेरिका पे, तो उसकी कुछ ये वजह है। और अब किस तरह से रास्ता आगे ढूंढा जाएगा, देखिए ये तो नेगोशिएटर्स पर डिपेंड करेगा। मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि इस तरह के बड़े पेचीदगे जो मुद्दे हैं वो एकदम से एक बैठक में नहीं सॉल्व होते हैं। राउंड 1 अनसक्सेसफुल हो गया,
लेकिन जैसा पहले पैनलिस्ट ने कहा कि ये हुआ ही राउंड, ये भी अपने में एक बड़ी बात है। और इसके अलावा अब कोशिश की जाएगी जरूर कि एक राउंड 2 हो और फिर से आगे कुछ कोशिश की जाए कि नतीजे निकले, कुछ मुद्दे सॉल्व हो, और उसके बाद भी नहीं होता, हो सकता है राउंड 3। तो ये सब जो इतने मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं, इन पे कंटिन्यूअस बातचीत होके ही रिजॉल्व होती है। दोनों साइड्स धीरे धीरे करके फिर अपने जो फासले हैं वो कम कर सकते। बिल्कुल महसिन सर, बातचीत फेल हो गई है इस्लामाबाद में, एक बड़ा झटका यहाँ पर लगा है, दुनिया भर की नजरें टिकी हुई थी। आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है जब आपको ये पता चला कि जेडी वेंस ने ये कह दिया है कि किसी भी बात पर सहमति नहीं बन पाएगी दोनों देशों में? और देखिए, मेरे को तो कल ही आइडिया था कि ये फेल होगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि कल जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो शर्तें इन्होंने दे रखी थी दोनों साइड ने, एक साइड ने धमकी दे रखी थी, दोनों ने शर्तें, और खासकर बड़े कंटेंशियस इश्यू थे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ सबसे बड़ा कंटेंशियस इश्यू था, और इजराइल हिजबुल्लाह, ये कंटेंशियस इश्यूज देखते हैं और ये इतने कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, मतलब मैं बोलूंगा इतने कॉम्प्लेक्स कि इसको कोई सॉल्व करने में बहुत दिन लगेंगे, जैसे अभी एम्बेसडर ने भी बोला है। तो कहने का मतलब है एक बिगनिंग जरूर की है पाकिस्तान ने, और ये एक्चुअली देखा जाए तो अमेरिका के कहने पे की है, क्योंकि देखिए अमेरिका भी और ईरान भी ये युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन अब ये है वो मैं बोलूंगा ईगो की लड़ाई है, कौन पहले झुकेगा। कोई भी अपने कंट्री को या दुनिया को ये नहीं दिखाना चाहता कि मैं हार रहा हूँ या मैं दूसरे के सामने झुक गया। अब ये प्रॉब्लम यहाँ पर आके खड़ी हो गई है, और दोनों के बड़े हार्ड स्टैंड है। हार्ड स्टांस इसीलिए है क्योंकि दोनों की मिलिट्री प्रिपरेशन या एडवांटेजेस दोनों को है अपने लिहाज से। ईरान को एसिमेट्रिक वॉरफेयर का एडवांटेज है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का एडवांटेज है, और प्रॉक्सीज का एडवांटेज है, खासकर हिजबुल्लाह को। अमेरिका को सबसे बड़ा एडवांटेज है कि उसकी जो कन्वेंशनल सुपीरियोरिटी है उसके पास स्टेइंग पावर ज्यादा है, टेक्निकल एज बहुत ज्यादा है, सैटेलाइट वगैरह ये सारी चीजें का फायदा है। लेकिन अभी तक जो ग्राउंड की सिचुएशन है वो ईरान का पलड़ा भारी दिख रहा था, और इसीलिए ईरान ने भी बड़ा मजबूत नेगोशिएशन किया है। तो मेरे को लगता है एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे इजराइल को लेकर, क्योंकि लेबनान एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है इस बातचीत में, और माना यह भी जा रहा है कि लेबनान को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई थी। अब इजराइल की क्या भूमिका रहने वाली है आगे इस बातचीत के बाद? आपने मेरे से पूछा? जी सर। हाँ, देखिए इजराइल तो बहुत क्लियर है। देखिए ये सबसे ज्यादा ये लड़ाई किसको सताती है, ये इजराइल को सताती है या ईरान को सताती है। ये प्रॉब्लम सारी यहाँ पर है। और इजराइल का देखा जाए तो ज्योग्राफिकल एनसर्कलमेंट हो रखा है प्रॉक्सीज द्वारा, और वो ईरान ने किया हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इजराइल के लिए, उनके लिए तो सर्वाइवल है, और उनके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है जितने भी प्रॉक्सीज हैं उनको एलिमिनेट करना, एलिमिनेट नहीं तो उनको मतलब मैं काफी हद तक डिग्रेड करना। और इनके ये भी एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट ये कर रहे हैं कि जैसे लितानी रिवर के तक इलाका कैप्चर करना चाहते हैं, जिससे इनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिले, हिजबुल्लाह थोड़ा और पीछे हो जाए, लितानी रिवर के नॉर्थ में हो जाए। तो इजराइल तो बहुत क्लियर है, जब उसका स्टेटेड एंड क्लियर है, जब तक प्रॉक्सीज का खात्मा नहीं हो जाएगा और फाउंटेन हेड जिसको वो ईरान को समझता है ये सारे प्रॉक्सीज का हेड है, उसका खात्मा नहीं हो जाए या उसको डिग्रेड नहीं किया जा सकता, तो इजराइल का स्टेटेड स्टांस बहुत क्लियर है, वो ये लड़ाई जारी रखेगा।